अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ सानिहात ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी जिंदा कौम के लिए भूलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होता। दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमरीका आज भी 7 दिसंबर 1941 में होने वाले पर्ल हार्बर हमले को याद करता है। 9/11 का सानिया तो अमरीकी कौम के लिए अभी कल की बात ही है। ताहम इन वाक़यात का ताल्लुक अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी अवामिल से था। कौमों के लिए ऐसे सानिहात को बर्दाश्त करना ज़्यादा तकलीफ दे होता है जिनका ताल्लुक अंदरूनी वाक़यात से हो। अब फिर अमरीका की ही मिसाल लीजिए। अमरीका का हर जमहूरियत पसंद शहरी 6 जनवरी 2021 के वाक़यात पर दुखी होता है, जब सियासी पॉपुलिज्म के खुमार में मखमूद ट्रंप के हामी जत्थों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। अब अपनी अर्ज़ पाक की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 का सानिया अंदरूनी के साथ बैरूनी अवामिल के साथ जुड़ा हुआ था, मगर गुज़िश्ता साल 9 मई को जो वाक़या हुआ वो सरासर सियासी मफाद परस्ती और इक़्तिदार की हवस की बदतरीन अक्कासी थी। उस दिलखराश वाक़े को कई वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन सानिया कहा जा सकता है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कई सियासी गिरोहों और जमातों ने तहरीकें चलाईं। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही कई कौमियतों और तबक़ात ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीकें चलाईं, मगर इन तहरीकों में फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का सोचा भी नहीं गया। अगर चंद इंतहा पसंद ग्रुपों ने तशद्दुद का सहारा लिया भी तो उनको मेन स्ट्रीम की सियासत ने मुस्तरद कर दिया। बीबी शहीद ने अपने भाई मुर्तज़ा भुट्टो की पुरतशद्दुद सियासत की मजम्मत की और सियासी जद्दोजहद के रास्ते को अपनाया। बानी MQM ने जब 2016 में इस धरती माँ के खिलाफ दुश्नाम तराजी की तो खुद बानी MQM के अक्सर रहनुमाओं ने भाई कहलाने वाले उस शख्स से मुकम्मल तौर पर खुद को लाताल्लुक़ करके MQM पाकिस्तान बना ली। मगर पाकिस्तान में मसीहाई का दावा करने वाले एक पॉपुलिस्ट लीडर ने जिस तरह नौजवान नस्ल के जहन में नफरत भरी, अपनी सियासत को एक कल्ट का दर्जा देकर दिफाई इदारों के खिलाफ पूरी जहन साजी की, उसका नतीजा गुज़िश्ता साल 9 मई को सामने आया, जब फौजी तनसीबात, शोहदा की यादगारों, GHQ समेत ऐसे हसास मकामात पर हमले किए गए जिनके खिलाफ दुश्मन भी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सका। तुरफा तमाशा ये कि इन वाक़यात की मजम्मत करने की बजाय उनको जस्टिफाई किया गया और फिर ढिठाई की मिसाल कायम करते हुए इन वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली पाक फौज गुज़िश्ता 1 साल से ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि सानिया 9 मई को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देनी होगी। वो किरदार जिन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, अगर उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो हमें एक और 9 मई का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई सियासी सोच, लीडर या टोला अपनी ही फौज पर हमलावर हो, शोहदा की तज़हीक करे तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। अब अपनी फौज पर फख्र करने वाली पाकिस्तानी कौम भी उस वक्त का इंतजार करेगी जब इस घिनौने मंसूबे के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज वज़ीर आज़म साहब ने इसी मामले पर खिताब भी किया, एक तकरीब में शिरकत भी की। उन्हीं का उठाया सवाल आज हमारे स्ट्रेट टॉक का भी सवाल है। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल बल्कि वज़ीर आज़म का सवाल आप सभी के लिए। वज़ीर आज़म का 9 मई सानहे पर अहम सवाल, क्यों 1 साल गुजरने के बावजूद मुजरिमों को अब तक आइन और कानून के मुताबिक सजाएं ना मिल सकी? अबसार साहब। देखें, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ साहब ने यह सवाल किससे पूछा है। जो मुझे लगता है वो तो अदलिया से पूछा है, क्योंकि सज़ाएं देना, जज़ाएं देना ये तो अदलिया का काम है। और साथ उनके ये कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया पिछले 1 साल में, ये दोनों सवालात बहुत अहम हैं और इशारा दोनों की तरफ हो सकता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा ज़िम्मेदारी हुकूमत और हुकूमत के ज़ैली इदारों पे आएगी। क्योंकि ये 9 मई का वाक़या जो हुआ है उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे और आज भी शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो असल में मसला ये है कि गेम्स हो रही हैं, बहुत व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, और उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये सज़ाएँ नहीं मिल सकें 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं। अब आप अंदाज़ा करें, आपने ज़िक्र किया पर्ल हार्बर का और 9/11 का। आपको मैं याद करवा दूं कि दोनों वाक़यात, पर्ल हार्बर का भी और 9/11 का भी, दोनों के बारे में भी इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती थी जैसे 9 मई के वाक़े के बारे में चलती हैं कि अमेरिका ने ख़ुद करवाए हैं दोनों। पर्ल हार्बर का इसलिए ट्रैप किया जापान को कि अमेरिका जंग में कूदना चाहता था, उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था,
تو पर्ल हार्बर ने बहाना दिया और उसके बाद वाकई अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में उसके बाद ही आया। इसी तरह 9/11 का इसलिए करवाया गया, जो अभी भी आप देखती रहती होंगी वीडियोस के, वो बिल्डिंग फट रही है अंदर से और गिर रही है, इसलिए कि वो इराक़ और लीबिया पे और शाम पे हमला करना था अमेरिका ने। खैर ये तो हो गई वो फॉल्स फ्लैग की बात। और अभी 9 मई के वाक़े में हम ये देख रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि फॉल्स नैरेटिव है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है फॉल्स फ्लैग है। इशू ये है कि सज़ाएँ क्यों नहीं मिली? तो मेरा ख्याल है सज़ाएँ तो मिली हैं ज़िम्मेदारान को। देखिए अली अमीन गंडापुर हैं, उन पर बहुत इल्ज़ाम थे इसी मामले के, इसी के बारे में। वो चीफ़ मिनिस्टर बन गए एक सूबे के, वो छुपे रहे हैं, कहीं पे पकड़े नहीं गए। मुराद सईद पे इल्ज़ाम है, वो नहीं पकड़ा गया। हमाद अज़हर पे इल्ज़ाम है, वो नहीं पकड़ा गया। और वो पकड़े नहीं गए। फिर इसके बाद उन्होंने दौराने रुपूशगी या फ़रार उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए जो कबूल हुए। उसके बाद इलेक्शन लड़े, कामयाब हुए। फिर हाई कोर्ट्स ने ज़मानतें ली और वो आए और उन्हें हल्फ उठाया। अब वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी बैठते हैं मेरा ख्याल है। तो अगर माफ़ी नहीं मिलनी थी उनको, तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कैसे आ गए? फिर उसके बाद उमर अयूब हैं, वही स्टोरी उनकी भी है जो अली अमीन गंडापुर की है। वो भी छुपे रहे, वो भी इलेक्शन लड़े, जीते। अब आके वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, असम्बली में बैठते हैं, तकरीरें करते हैं बड़ी बड़ी। तीसरा नाम मेरे जहन में आ रहा था खतीजा शाह का, जो लाहौर से गिरफ़्तार हुई थी और फिर उनको छोड़ दिया गया। उनको सज़ाएँ मिली नहीं मिली इसका फ़ैसला आप कर लें, लेकिन सज़ा अगर मिल रही है, फ़र्क जावेद एक वर्कर है, कारकुन है, उसको मिली है और वो अभी भी जेल में है और बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो सज़ाएं इस मुल्क में कारकुनान के लिए, अवाम के लिए। अब साहब पता है कलामी की माजरत जो आप ये वजाहत दे रहे हैं, इसको मैं क्या कहूं कि क्लैरिटी ऑफ माइंड्स नहीं है 9 मई के मामलात को कंक्लूड करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि किसी भी सूरत में बयानियों की जंग सिर्फ जारी रखी हुई है, बयानिए हर तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि आज जो काबीना इजलास हुआ वहां पे कह दिया गया है वजीर कानून की तरफ से कि सियासी जमात मुलव्विस है, मतलब वो वहां पे साबित कर रहे हैं कि इस मुलव्विस है और हम एक कानून साजी करने जा रहे हैं ताकि कंक्लूड करें इसको। क्या कवानीन मौजूद नहीं मुल्क में? देखिए कवानीन तो मौजूद हैं, बात यह है कि 2 धड़े इस मुल्क में बने हुए हैं। ये बात जब तक हम नहीं मानेंगे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि मट्टी पाओ, पिछली बात भूल जाओ। पिछली बात नहीं भूली जा सकती, क्योंकि पिछली बातों ने इस मुल्क में 2 धड़े बना दिए हैं। एक और जुडिशरी तकसीम है, पार्लियामेंट तकसीम है, मीडिया तकसीम है, अवाम तकसीम है। और ये जो आप कह रही हैं ना कि कवानीन बनाए जाए, ये अदलिया के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। अदलिया में एक धड़ा नहीं नज़र आ रहा आपको अलग अलग? अगर नहीं नज़र आ रहा या आप सेंसर करना चाह रही इस बात को तो कर दें, लेकिन ये हकीकत तो है, ये सब बच्चे को पता है कि अदलिया तकसीम है और सब कहते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन हम जज और जर्नलिस्ट का जो रोल है यहाँ तक मामलात में लाने में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सजाएं जिनको मिलनी थी उनको मिल गई हैं, जिनको नहीं मिल रही वो आपके सामने है। और उसकी सबसे बड़ा किरदार अदलिया का बहरहाल है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो ये हुकूमत मैसेज दे रही है, ये अदलिया को दिया जा रहा है कि आप देख लें, लड़ाई है एक, दुरुस्त है, वहां और से भी कोई शक नहीं कि एक लड़ाई है, निज़ाम अदल पर ही सवाल उठाएगा। अदलिया ने फैसला करना है कि वो किधर खड़ा होना चाहती है। दुरुस्त। ज़ैगम साहब उसके लिए ज़ैगम साहब, वो किरदार जिन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, अगर उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो हमें एक और 9 मई का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 रोज पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। बड़ी रुकावट कौन है कैफरे किरदार तक पहुंचाने में? सियासी, आईनी, कानूनी, अदालती या इदाराती मामलात? आयशा, पहले तो आपने जो वज़ीर आज़म साहब को कोट किया कि वो भी ये सवाल कर रहे हैं, सवाल तो ये मेरा आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बनता है। सर ये याद रखिए गुज़िश्ता 9 मई भी वो वज़ीर आज़म थे और आज 9 मई भी वही वज़ीर आज़म है। जी आज वही वज़ीर आज़म है। तफ्तीशी इदारे किसके मातहत हैं? प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो किसके मातहत हैं? ये किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? एक तो अपना काम नहीं कर रहे, एग्जीक्यूटिव का काम जो बनता है। अगर केस हैं तो केस अभी सुपीरियर कोर्ट में तो नहीं आए, किसी हाई कोर्ट में तो नहीं आए, अभी किसी सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं पहुंचे। 1 साल हो गया, 1 साल बहुत मुद्दत है। इस दरमियान में तो लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी। लोअर कोर्ट्स में है और लोअर कोर्ट्स में तो प्रोसिक्यूशन का बहुत रोल होता है कि आप केस सामने रखें। हमारे सामने हकायक नहीं रखे गए, अदालतों के सामने कितने रखेंगे हमें पता नहीं है। जो फौजी अदालतें हैं कायम की गई हैं,
لیکن انہوں نے بھی اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ کام کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو دوسرے سائڈ کے نیریٹیوز ہیں ان کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے, اور ہمیں اس پورے پروسیس میں غیر سنجیدگی نظر آئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کے کیس میں, جس طرح کا آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا. اب آپ مجھے بتائیے, یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ جن پہ الزام تھا ان کو وہ پولیٹیکل پروسیس میں آئے, الیکشن جیتے, اب وہ آزاد ہو گئے, لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی تو آزاد ہو گئے نا کہ انہوں نے پارٹیاں بدلیں. بہت سے لوگوں پہ آپ کو فریولس کیسز بھی تو نظر آ رہے ہیں نا کہ 6 الگ الگ جگہوں پہ ان پہ کیس ہیں. اتنے سنجیدہ چیز میں سنجیدہ کیسز کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس کو پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے استعمال کرنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ اب آپ دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رائٹس کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں گیا. 12 مئی کا کیا بنا تھا؟ درجنوں لوگ کراچی کی سڑکوں پہ قتل ہوئے تھے, فوٹیج موجود تھی, تفتیش آج تک کیوں نہیں کی گئی؟ کسی کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ 2014 میں بھی تو واقعات ہوئے تھے, اور 2014 سے 2017 تک جو دھرنے ہوئے تھے اس میں بھی تو پولیس پر تشدد ہوا تھا, ایک ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں. پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کی دیواریں توڑی گئی تھی, وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے تھے لوگ, قبضہ کیا گیا تھا پی ٹی وی پر, وہ بھی تو رائٹنگ تھی نا, اور وہ بھی قومی جگہ تھی. ٹھیک ہے اتنا بڑا وہ واقعہ نہیں تھا جو 9 مئی کا ہے, لیکن 9 مئی کا ایک بیبی تو تھا نا, اور اس کے نتیجے میں ہی معاملات یہاں تک پہنچے. تو کیا اسٹیٹ نے, کیا گورنمنٹ نے یہ ایسیس کیا کہ رائٹنگ کے بارے میں, اس طرح کے واقعات کے بارے میں پاکستان میں قوانین میں کہاں سکم ہے, پاکستان میں پراسیکیوشن میں کہاں سکم ہے, اس کو کیسے آگے لے کر جایا جائے؟ مجھے تو اس میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. ٹھیک, میں تو خود وزیر اعظم سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس عرصے میں کیا کیا ہے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے اور ہم آگے جا سکیں اس پر. درست, ٹھیک ہو گیا جی. زیغم صاحب تو خود جاننا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی جاننا چاہ رہے ہیں. شہزاد صاحب, 9 مئی آرمی چیف کے خلاف سازش, لاطینی امریکہ یا افریقی ممالک کی طرح بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش, مگر ہماری تاریخ کہتی ہے کہ 4 مارشل لاز, اس کے ساتھ ساتھ سازشوں کی بھی بات کی جائے تو اتنا اسٹرانگ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے پاک فوج کا کہ یہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ آؤٹ کیا ہے, برقرار رہا ہے. اگر ان کرداروں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی, جس کا سوال خود پاک فوج بھی اٹھا رہی ہے, خود وزیر اعظم صاحب بھی اٹھا رہے ہیں, تو آئندہ ایسی کسی سازش کو روکنا کتنا آسان ہوگا؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ یہ جواب وزیر اعظم صاحب سے ہی پوچھا جانا چاہیے, اور اس کا جواب اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو میں ان کے بہاف پہ دے دیتا ہوں. جی, وہ یہ ہے کہ جس فوجداری عمل کو سیاسی رنگ دے دیا جائے تو وہ پھر سیاسی ہی ہو جاتا ہے, اور جو چیز سیاسی ہو جائے وہ پھر کسی طرف لگتی نہیں ہے. اس معاملے کو بھی سیاسی, مکمل طور پر سیاسی بنا دیا گیا, اور جس طریقے سے زیغم صاحب نے کہا کہ ایسی سپیس کریٹ کر دی گئی کہ نیریٹیوز ڈیولپ ہو گئے دونوں سائڈز کے اوپر, اور ایک طرف کا نیریٹو تو بالکل دیکھیے دونوں اطراف اتنی پولرائزیشن ہے اس معاشرے کے اندر, اس پورے نظام کے اندر, اس پوری سوچ کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, خاص طور پر سیاسی نقطہ نظر سے, کہ دونوں اطراف ایک دوسرے کا مکمل کلا کما چاہتی ہیں, اور کلا کما فوج کا کندھا استعمال کرتے ہوئے چاہتی ہیں. یعنی جب 2016-17 ہوا تو عمران خان کی کیا خواہش تھی کہ فوج نواز شریف کو اور اس کی حکومت کو مکمل طور پر ختم, ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ لوگ؟ میں ختم کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا نا. ایک فوجداری مقدمہ بنا تھا نواز شریف کے اوپر, جس کو عمران خان نے خود سیاسی رنگ دیا اور استعمال کرنا چاہا فوج کو اس کام کے لیے. جب یہ 9 مئی ہوا جو کہ ایک فوجداری عمل تھا, فوجداری مقدمہ تھا, اس کو اس وقت عمران خان کی اپوزیشن نے, جو یہ نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے نا, یہاں پہ آپ سنتے ہیں, روز سنتے ہیں, پھانسی کیوں نہیں لگا دی گئی, اس کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی, پروسیکیوشن کیوں نہیں ہوئی, سال گزر گیا, یہ کیوں نہیں ہوا, یہ سب کا سب پریشر ہے. پریشر کس پہ ہے؟ فوج پہ. کہا جا رہا ہے عدالتوں پہ, عدالتوں پہ نہیں ہے, فوج پہ پریشر ہے. فوج کو گھسیٹا جاتا ہے سیاست کے اندر, اور فوج کو اس چیز کا عمل, میں آپ کے آگے جا کے اس کا سوال کا ایک اور حصہ بھی ہے, جواب دینا چاہوں گا. لیکن بہر صورت یہ جو سیاسی کشمکش ہے, انہوں نے فوج کو مکمل طور پر الجھا کے رکھ دیا ہے. اور کہا جاتا ہے نا کہ فوج میں تقسیم ہے, فوج میں تقسیم نہیں ہے. فوج میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو اور نیریٹیوز پیڈل کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کو بنایا جا رہا ہے اور ان کو چلایا جا رہا ہے پورے نظام کے اندر, جس میں سوشل میڈیا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی اب تقریباً سوشل میڈیا ہی بن چکا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا, بدقسمتی ہے ہماری آج کی اس دور کے اندر, اس کو جب یہ سنتی ہے, فوج بھی یہ سب کچھ سنتی ہے, اس کے افسران, اس کے جوان سب یہ سنتے ہیں,
لیکن باوجود اس کے کہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جیسا بھی ہو، اس کی کمٹمنٹ جیسی بھی ہو، اس کا جو یکجہتی ہے وہ جیسی بھی ہو، لیکن اس کے اندر یہ اس قسم کے خطرات، یہ باہر سے ڈائریکٹلی اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ کس طریقے سے وہ سیاست میں گھسیٹے گئے ہیں اور برے طریقے سے گھسیٹے گئے ہیں. بے شک آج کی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، اس کو ایک بہت مشکل حالت ملی اپنے جب وہ اپنے وجود میں آئی، جب اس نے اقتدار سنبھالا. اقتدار تو نہیں، اپنی کمانڈ سنبھالی. جب کمانڈ سنبھالی اس میں بہت مشکل سیاسی صورتحال تھی. ایک ایسا عمل کیا گیا تھا جس کے لیے ان کے لیے مشکلات کا انبار کھڑا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے وہاں پہ قدم اٹھانے چاہیے تھے، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ساری، آج تو ہم شخصی لیول کے اوپر اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہماری فوج کو سیاست میں الجھایا جا رہا ہے، الجھایا گیا ہے، اور اب تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار یہ کہنے کے بعد کہ تقسیم ہے، تقسیم نہیں ہے، لیکن تقسیم ہو جائے گی اگر ہم یہ روزانہ کا سبق ان کو دیں گے. بدقسمتی ہماری ہوگی. پاکستان شاید اس کے وقت پھر پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے جب اس قسم کے معاملات ہو جائیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سول وار کی بنیاد ہر ملک، ہر دنیا کے ہر ملک میں جب پولرائزیشن اس لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس وقت سول وار کا خطرہ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تینوں طرف کے سے، میں اس وقت دونوں سیاسی دونوں طرف اور ہماری افواج پاکستان، میرے حال میں تینوں نے غلطیاں کی ہیں بے شمار اس معاملے کے اندر. ایک فوجداری مقدمے کو سیاسی رنگ دیا گیا جس کی وجہ سے آج سیاسی وہ پیچ و خم جو ہیں اور سیاسی جو عوامل ہیں اس کی وجہ سے کسی طرف لگا نہیں جا رہا. اس کا اثر آج آپ جوڈیشری پہ دیکھ رہے ہیں نا، جوڈیشری کو ڈیوائیڈڈ کہہ رہے ہو نا، کیا ڈیوائیڈ کرا دیا، ڈیوائیڈ ہو گئی جوڈیشری. اسی طریقے سے فوج کو خطرہ ہے اگر ہم یہی چیزیں پیڈل کریں گے اور اپنے ملک کا خیال نہیں کریں گے بلکہ اپنی پارٹی اور اپنی لیڈرشپ کا صرف خیال کریں گے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، بانی پی ٹی آئی آج بھی 9 مئی کو سازش قرار دیتے ہیں. 1 سال گزر گیا. دوسری جانب سے معافی مانگنے کا واضح آپشن دیا گیا کہ صدقے دل سے قوم سے معافی مانگیں اور پولیٹیکلی اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. مگر بانی پی ٹی آئی کے ساتھی کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے تو آپ سے کیا مانگیں گے. تو کیا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول والی منظم فوج سے ٹکرا کر کون سے انقلاب کے سپنے دیکھ رہی ہیں؟ آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں، نہیں نکالنا چاہ رہی ہے؟ کنکلوژن کی طرف جائے گی 9 مئی؟ سول وار کی طرف باتیں جا سکتی ہیں. شہزاد صاحب جو کہہ رہے تھے اس کو ریوائنڈ کر کے سنیں ساری بات. یہ تو پھنس گئے ہم سارے. سوال اتنا سمپل جو آپ نے پیش کیا، اتنا سمپل یہ سوال ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا سمپل کوئی جواب ہے. 9 مئی کو رات 12-1 بجے تک پتہ لگ گیا تھا پوری قوم کو کہ کیا واقعہ ہوا، ثانیہ کیا ہوا. فوٹیج آ چکی تھی، اور فوٹیج وہ آئی تھی جو کسی سرکاری اداروں نے نہیں بنائی تھی جی، وہ ان کی اپنی جاری کردہ تھی جو اس عمل میں شریک تھے. آج وہ لوگ یہ سوال کر کے شرمندہ کر رہے ہیں تحقیقاتی اداروں کو اور DISPR کو کہ CCTV فوٹیج کہاں ہے. اور تماشا دیکھیے کہ اس کا کوئی واضح کلیئر کٹ جواب نہ تو سیاسی جماعت کی طرف سے آ رہا ہے اور نہ ان کی طرف سے آیا. اگر 11 مئی کو جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان کو شیئر کر لیا جاتا پاکستان کے عوام سے، تو جو وہ کہانی چلا رہے تھے 12 مئی کو کہ ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں، تو اس کا جواب بھی مل جاتا. اور اسی وقت یہ بھی پتہ لگ جاتا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور جو گرفتار ہونے والے ہیں وہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے. یہاں پہ وہ حکومت جو تھی وہ مکمل ناکام رہی، مکمل ناکام رہی. اب اس ناکامی کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے. کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ فوج کو، حکومت کو، یا سیاسی پارٹیوں کو؟ یہ ہے وہ سوال. اس لیے مجھے خوف ہے جو شہزاد صاحب کی آج کی گفتگو ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی کی بات نہیں مان رہے. آپ نے مجھے بتایا کہ DISPR کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایک لیڈر نے جیل سے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو بیان جاری کیا ہے، اس نے کہا معافی کیا چیز ہوتی ہے، معافی مجھ سے مانگو. اب یہ بہت خوفناک سوال ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص ذمہ دار ہے اس تمام خرابی کا، ان تنصیبات پہ حملے کا
प्लान करने का, और वो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगता, और हम हैं कि कह रहे हैं कि जी नहीं, कोई समझौता हो जाना चाहिए, कोई गिव एंड टेक होना चाहिए, कोई ऐसे रिकन्सिलेशन हो जाना चाहिए। मैंने भी कल कहा रिकन्सिलेशन हो जाना चाहिए। फिर मैं ये सोचता हूँ रिकन्सिलेशन तो कहाँ होगी, जब किसी को सज़ा मिलेगी तो होगी। या तो हम ये मान लें कि 9 मई को कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कोई वाक़या नहीं हुआ, और जो फुटेज उन्होंने खुद जारी की वो महज ऐसे जारी कर दी। वो एक शॉपिंग कर रहे थे सड़कों के ऊपर, वो एक सड़कों के ऊपर एक आम रवायती तौर पे जलसा जुलूस कर रहे थे। वहाँ से खराबी शुरू हुई है। और फिर एक बात जो काफ़ी दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ, आज दोहराते हुए फिर मुझे अफसोस होता है कि प्रोसिक्यूशन की जो ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन का जो रोल है, वो पिट गया। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं है, कत्ल के जो मुकदमात हैं उनमें सज़ा नहीं होती। तो ये मामला तो अब सियासी बन गया है। ठीक है, अब इस मामले को हैंडल कोई नहीं कर पा रहा। खातून मोहतरम, ये अजीब सवाल तो करना है, ये अजीब सवाल पैदा कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं सारे अदारों को कह रहा हूँ, दुरुस्त हो गया। मुझे तीनों अदारे हैं, वो भी जिन्होंने गुड टू सी यू का, उन्होंने भी जिन्होंने इस वक्त जब फैसला करना था फैसला नहीं किया, जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था, जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि सीसीटीवी वो क्या होती है, सीसीटीवी फुटेज किधर है। ठीक है, और वो ये प्राइम मिनिस्टर हमसे सवाल कर रहा है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि अगर सबके पास सवालों का जवाब नहीं है तो फिर कौन इस खेल में क्या कर रहा है? ये फिर सियासी चलिए जी, इस बात पे ब्रेक लेते हैं। शहजाद साहब ने कहा कि गलतियां तीनों की हैं। अब कोई अदालत पर, कोई कहता है दबाव फौज पर, कोई कहता है दबाव सियासतदानों पर, मगर 1 साल तो गुजरा है। 1 साल में सबने क्या सीखा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है जिसमें कहा है कि मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता होगा, ना ही किसी किस्म की डील होगी। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया है। असल रहनुमा के जराइम में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उसी बात का एक बार जिसे कहा जाए रीट्रेट किया गया है जो 2 रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और यही बताया गया है कि 9 मई को भूले हैं ना भूलने देंगे। हम वापस आएंगे 9 मई के ऊपर अपना दूसरा सवाल रखते हुए पैनल के लिए। 9 मई सान्या सियासी जमातों, सियासी कारकुनों, अवाम और मुख्तदरा ने क्या सीखा? इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँ। आप जिस पे भी बात करना चाहें, पॉलिटिकल पार्टीज पे, कारकुनों पे, अवाम पर, या फिर जहाँ पर इख्तियार मौजूद है, सीख क्या हुई 1 साल में? 1 साल गुजर गया, आज मुकम्मल हो गया। ये सीखा कि ये रियासत बहुत कमज़ोर हो गई है, वक्त के साथ साथ इसके अदारे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बसीदा हो गए हैं। तो हम सभी कमज़ोर इंसाफ नहीं दे सकते, इंसाफ तक पहुँच नहीं सकते। और जो हमारे अदारे हैं जिनका काम है कि मुकदमात को तैयार करें, उनका तो बसीदापन इतना, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। यानी कि अगर मैंने एक जुर्म किया है, उस जुर्म को अदालत में साबित करने के लिए आपको 1 साल चाहिए। इफ्तिखार साहब, जब कोई मामलात कंक्लूड करने हो तो हमने देखा एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जब जाना था, रुख्सत होनी थी उनकी, तो मामलात कंक्लूड भी हुए। वो कैसे कंक्लूड हुए? उसमें क्या तफ्तीश हुई? क्या तफ्तीश हुई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सा प्राइम मिनिस्टर तफ्तीश के तहत बाहर गया? तफ्तीश नहीं हुई। वहाँ पे एक ऐसी पावर का इस्तेमाल किया गया जो उन लोगों के पास थी, पावर का इस्तेमाल किया गया, इंक्वायर नहीं किया गया। यहाँ पे मसला कि आपको इंक्वायर करना तो पड़ेगा। आप कहते हैं कि 10,000 लोग थे शुरू में, आपने काम किया, आपने शॉर्ट आउट किया, 4,000 तक आए, फिर आपने शॉर्ट लिस्ट करके 1200 या 2,000 की थी। बिला वजह तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते ना। एक लीडर को जब पेश किया जाता है तो वो कहता है अगर मेरे पर हाथ डालोगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब इस सारी चीजों को साबित करना, मैंने तो साबित नहीं करना। साबित जिन्होंने वे आउट भी दिया गया कि आप गलती की माफी मांगे। वो कहता मैं नहीं मांगता, वो कहता आप मुझसे माफी मांगे। नहीं, क्या माफी मांगना या गलत, नहीं अब सबकी बात कर रही हूं मैं, किसी एक की माफी मांग लेना, गलती तस्लीम करना, ऊपर शहजाद गलतियां सबसे होती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं, पर आगे बढ़ने की नौयत है। 2 किस्म की गलतियां हैं। कोई कमजोरी है कि मुझसे गलती हो गई कह देना? 2 किस्म की नौयत है। हमारे इस्लामी रिवाज के मुताबिक हम तो कत्ल भी माफ कर देते हैं, हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल है जब एक रियासती अदारे पर हमला आवर आप हो जाओ और आपकी नीयत ये हो टू रिप्लेस ए विद बी, ये नज़र आ रहा हो, फिर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सके। और अभी आपने मुझे एक स्टेटमेंट फिर सुनाया है,
और भाई कितना वक्त लोगे, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करोगे। मैं इसको सियासी तौर पे इसके इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। ठीक हो गया जी, सीधी सी बात है। दुरुस्त। जो मुजरम हैं वो मौजूद हैं, आपको पता है, आप उनको सजाएं दें, ठीक, ताकि बाकी जो लोग कह तो सब यही रहे हैं, नहीं जो कह तो ये नहीं है, लेकिन जो गरीब अंदर जेल नहीं बैठे ने उनमें मुस्तकबिल किए गए। सिर्फ मैंने इस सवाल का क्या जवाब है कि एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया एक सूबे का, इस सवाल का क्या जवाब है कि एक आदमी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गया, इस सवाल का क्या जवाब है कि उनमें से कुछ खवातीन कौमी असेंबली की रुकन बन गई। मैंने ये सवालात हैं, बिल्कुल है, और इन सवालात का जवाब चाहिए। मैं इस गरीब सियासी वर्करों को अपने जेल में रखने। और 9 मई के बाद 8 फरवरी भी गुजर गया ना, यहाँ पे वही बात है ना, आप वक्त पे काम ना करें तो फिर। शहजाद साहब इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस एक साल में सबने क्या सीखा, पॉलिटिकल लीडर्स हो, पार्टीज हो, पब्लिक हो या मुख्तदरा हो। कहा जाता है बात होनी चाहिए, गुफ्तगू मामलात को हल कर देती है, पर हम जहां खड़े हैं क्या वहां कुछ मुमकिन रह गया है? देखिए, बात यह है कि सियासत फॉर दैट मैटर कि कहीं पे भी सीखता वो है जो सीखना चाहता हो, और अगर सीखना कोई ना चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकते। मैं अगर सियासत की बात करूं तो सियासत को इस वक्त ये एहसास होना चाहिए था कि सियासत एक खेल नहीं है, ये एक मकसद है। जी अगर खेल और मकसद में फ़र्क नहीं कर सकते सियासतदान और सियासत के खिलाड़ी, और इसको खेल ही समझते हैं, तो फिर इस वजह से फिर जब वो जीत जाते हैं किसी भी इस खेल के अंदर, जब जीतते हैं तो फिर जीत पे उनकी खेल ख़त्म हो जाती है और उनको अब ये नहीं समझ आता, क्योंकि मकसद नहीं होता, खेल ख़त्म हो जाता है। जो हार जाता है वो मैदान छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे भी चला जाए, मुल्क से बाहर चला जाए, मुल्क के अंदर कहीं छुप जाए, जेलों में चला जाए, वो चला जाता है। तो ये सियासत ने तो कुछ सीखा नहीं है। वो आज भी इस रियासत और आवाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत वो लड़ते हैं हुकूमत लेने के लिए, ये रियासत और अवाम का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको चुन के वहाँ हुकूमत दी जाती है। वो उसको आज भी खेल समझते हैं। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो आज भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अवाम के साथ, हमारी रियासत के साथ, हमारे मुल्क के साथ, और शायद अपने आप के साथ नहीं खेलते, क्योंकि उनका तो खेल ही है। तो ये उनकी बदकिस्मती है। जहाँ तक अफवाज का ताल्लुक है, फौज का ताल्लुक है, मैं जिक्र करता हूँ नाम लेके अपने साथियों का, पुराने साथियों का नहीं, वो दलदल को कीचड़ समझ के बैठे हुए हैं। ये है सबसे बड़ा मसला। वो है दलदल में, लेकिन समझते हैं कि वो कीचड़ है और उससे हमने किसी तरीके से छींटों को से अपने आप को बचाना है। वो छींटों में आप धंसते चले जा रहे हैं। मैंने सारी उम्र कब जब से मुझसे उस दिन जैगम साहब कहते थे ना कि कोई पूछता नहीं है, पूछने वाले पूछते हैं, और उनसे हम बात भी करते हैं और वो सुनते भी हैं। उनसे बार बार हजार बार कहा सियासत से दूर रहो, ये तुम्हारे अपने निजाम को, इंटेग्रिटी को खत्म करके रख देगी। वैलिड पॉइंट। नहीं रहे दूर। वो किया जो कि हुआ, जिसकी वजह से आज अफवाज पाकिस्तान जिस जगह खड़ी है और ये लीडरशिप उनकी खड़ी है, वो उन्होंने इनहेरिट किया है उस जगह से जहां पे हम मना करते थे कि ये काम ना करना। दुरुस्त। ये कर लिया, अब उसके बाद इनके सर पे ये बोझ डाल दिया। अब इनको भी सोच समझ के चलना चाहिए। ये दलदल में है, ये कीचड़ में नहीं है। ठीक हो गया। और इस वजह से एहसास करें इस चीज का कि अपने आप को धंसाएं मत। इस मुल्क के लिए इनका वजूद लाजिम है, और इनका वजूद लाजिम करने के लिए जरूरी है कि सियासत से दूर रहे। दुरुस्त हो गया। ये सबक तो कम से कम सीखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अबसार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अबसार साहब, गुफ्तगू हो रही है कि सीख क्या हुई, क्या मूव ऑन होंगे मामलात। एक अदम एतमाद भी है सियासतदानों का, सियासतदानों पर, ऊपर इदारों की भी बात की शहजाद साहब ने। सीख हुई या कोई सीखना ही नहीं चाह रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सीख हुई है, ना ही कोई सीखना चाह रहा है। और ये जो आपने लिस्ट दी है, मैं इस लिस्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम को और सियासी कारकुनों को निकाल दें। और सीख इसलिए नहीं हो रही कि मसला ये है कि हमारे यहाँ चंद एक लोग जो अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पाते, वो दूसरों को सिखाते हैं कि वो अपना काम कैसे सही तरह करना चाहिए उन्हें, या नहीं कर रहे। सीखता इंसान तब है जब उस इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो, जब उसको उसकी गलती बताई जाए तो वो बताने वाले की नीयत पे शक, जो मक्कार लोग होते हैं ना, वो बताने वाले की नीयत पे शक करके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं इस बात का कि ये फसाद फैला रहा है। जब ये सोच हो आपकी गलती करने वालों की कि जो जायज़ तनकीद कर रहे हैं, जो आपको एक चीज़ बताते रहे सालों साल और वो काम हो गया, नज़र आया फिर आपको, आप फिर भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनकी तरफ उंगली उठाते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा है। ऐसे नहीं कोई सीख सकता। सीखना चाहिए सियासी जमातों को और मुक़्तदरा को। 9 मई को जो हुआ, जो मकसद था वो तकसीम से कितना बड़ा था,
मैं उस पर बोलूं या आप सबको समझ है उसकी? तो छोड़ें इन बातों को, सिर्फ मैसेंजर के पीछे हर वक्त पड़े रहना मुनासिब नहीं होता। मैं इसको सख्त नाइंसाफ़ी समझता हूँ अपने साथ और ज़्यादती समझता हूँ। ये मैं नरम से नरम अल्फाज में अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स सिद्के दिल से आपको बता रहा है, हम झूठ के माहौल में रहने के इतने आदी हो चुके हैं कि जहां जरा सा सच नजर आता है हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे आंखें खोल के और मानेंगे नहीं कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये और ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम उनको हल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। जजेस काके छुन्ने नहीं है कि मीडिया पे बैठे हुए 2-4 लोगों ने कह दिया तकसीम है तो वो तकसीम हो गए और वो एक दूसरे के पीछे पड़ गए। कमाल करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोजीशंस पे वो बैठे हैं जो फैसला देंगे, उसके बाद अल्लाह मियाँ उस फैसले को तब्दील कर सकता है और कोई नहीं। और वो इतने कम ज़हन हैं कि वो 2-4 लोगों के बातें करने से वो बहक गए। ये नहीं है बात। दुरुस्त है जी। देखें पहले इसको गौर से देखें। ज़ैगम साहब, क्या मामला इतने ही सादा है? हम सीख की बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल मामला क्यों हो गया हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन और लर्निंग का? अच्छा, सबसे पहले तो शहजाद साहब ने मेरे जिस कमेंट का हवाला दिया, जो साबिका क़यादत होती है किसी इदारे की, उस इदारे का बहुत बड़ा सरमाया इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। बिल्कुल। और यकीनन शहजाद साहब जैसे लोग हमारे फोर्सेस का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। सिर्फ फोर्सेस का ही नहीं, मेरे ख्याल है पूरी हुकूमत का भी, एग्जेक्टिव का भी। मैं ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब जैसे लोग जब बाहर बैठकर एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम करते हैं या इदारे के अंदर, हुकूमत के अंदर इंटरफियरेंस करते हैं तो वो ख़तरनाक होती है। और मेरे ख्याल है शहजाद साहब इत्तफाक करेंगे कि फोर्सेस में ये नहीं होता कि शहजाद साहब जो हैं वो एयर फोर्स को चलाने के मामले में किसी तरह के इंटरफियरेंस करें जिस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में हो रही है। अदरवाइज ये बहुत ही अहम बात है और ये 9 मई का भी सबक है कि बाहर से जो विजडम है, जिस कौम का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उससे मदद ली जाए। सबक किसने क्या लिए अभी तक हमें मालूम नहीं, लेकिन क्या लेने चाहिए उस पर मैं जल्दी से बात कर देता हूं। देखिए, एक बात जो बार बार हम कर रहे हैं, साल हा साल से कर रहे हैं, कि इस मुल्क में अशराफिया को, पावर एलीट को रूल्स ऑफ द गेम बनाने की ज़रूरत है। अगर रूल्स ऑफ द गेम बने होते, खाली सियासी जमातों के आपस में रूल्स ऑफ द गेम बने होते, तो 9 मई ना होता। पीटीआई इमरान खान थोड़ा सा सब्र कर लेते, इंतज़ार कर लेते। दे वर अनस्टॉपेबल, उनको इलेक्शन में कोई रोक ही नहीं सकता था, लेकिन बेसब्री थी और कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं थे। और सियासी जमातों के लिए सबक ये है कि रूल्स ऑफ द गेम बनाएं, अपना खेल खेलें। कल को वो प्रोजेक्ट थे, आज ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कल को इन्होंने बगावत की हुई थी, आज उन्होंने बगावत की हुई है। कारकुनों के लिए बहुत अहम सबक है। मेरा ख्याल है सब कारकुनों को राजा अनवर की टेररिस्ट प्रिंस ज़रूर पढ़नी चाहिए कि सियासी जमातें किस बेरहमी से उनको इस्तेमाल करती हैं। अगर फैसला साजी में आपका हिस्सा नहीं है, अगर जमात में जमहूरियत नहीं है, तो कुर्बानी के बकरे भी ना बने। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। आज किसने ये फैसला किया था? क्या उन्होंने सवाल उठाया? मैं आखिरी बात, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुक्तदरा के लिए सबक ये है कि फितरी सियासत को रास्ता दें। ठीक है जी। प्रोजेक्ट ना चलाएं। दुरुस्त हो गया। इंसान रोबोट नहीं होते। बिल्कुल ठीक। उनको ऑन और ऑफ नहीं किया जाता। दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम को यही कहते हैं, ना प्रोजेक्ट बने, ना ही मुल्की सियासत को डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ना ही बैठी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। ये सीख लें तो तामीरी रास्ते यकीनन निकलेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।